हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नीट प्रिपरेशन अलोंग विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या प्रेफर्ड कोर्स हमें लेना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कौन सा कोर्स हम करें जो हमारे नीट के सिलेबस के साथ अलाइन हो जाए, कितना वर्कलोड होता है, कितने नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस लगती हैं, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कंपलसरी है, क्या मैं मैनेज कर पाऊँगा नीट को अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के साथ। तो इन सभी चीज़ों पर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड स्टार्ट कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस की। तो तुम सोच रहे हो अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ, सीयूईटी में तुमने दिया होगा एग्जाम एंड एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट है तुम्हारे, तो सबसे पहले अटेंडेंस क्या कंपलसरी होता है। अटेंडेंस के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज सच कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, बट हाँ देखो, दे आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। अगर तुम एकदम ही एब्सेंट होते हो तो मे बी नोटिस इशू हो सकता है, बट ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है। मेनली यहाँ पे अटेंडेंस के 5 मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट वाइज, तो तुम्हें 5 नंबर मिलते हैं। वो भी अगर 60 डिसाइडेड है, अगर 67% से नीचे है तो तुम्हें 0 मार्क्स मिल रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अटेंडेंस में। अगर 67 से 70 है तो 1 मार्क, 70 to 75 2, फिर 75 से 80% पे 3 मार्क्स मिलेंगे, 80 to 85 4 नंबर एंड 85 से 90+% पे तुम्हें मिल रहे होंगे टोटल 5 नंबर। ऑल्दो इतना मैटर नहीं करता, मैंने फर्स्ट ईयर्स में अपनी अटेंडेंस मिस की है, इवन उसके बाद भी मेरी 8.5 CGPA प्लस थी, तो इतना इशू नहीं हो रहा होता है अटेंडेंस का। कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है ये, बट हाँ ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा प्रेफर्ड है अटेंडेंस के लिए, यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट देखो, अब ऐसा भी मत करना कि तुम पूरे साल ही गायब हो, एटलीस्ट टीचर को अपनी शक्ल तो दिखाओ कि हाँ तुम इस क्लास में भी हो। तो क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनल्स के मार्क्स लगा रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, असाइनमेंट्स देने होते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉलेज आ जाना एंड ट्राई करना कि प्रैक्टिकल की क्लासेस तो तुम ले ही रहे हो, थ्योरी तुम मिस कर सकते हो, 1-2 क्लासेस ले लो वीकली, बाकी तुम प्रैक्टिकल की मैक्सिमम क्लासेस ले रहे हो, ये ट्राई करना। बाकी वो भी थोड़ी बहुत मिस कर सकते हो, बट हाँ टीचर्स को पता होना चाहिए, तो इतनी तो शक्ल दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं प्रेफर्ड कोर्स की। कौन सा कोर्स बेटर होगा जो हमारे नीट के सिलेबस के साथ अलाइन हो जाए एंड हमारे नीट की प्रिपरेशन ज़्यादा हैम्पर ना हो, साथ में हम दोनों मैनेज कर लें। सो तुम्हारे लिए BSc लाइफ साइंसेस थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि इसमें तुम तीनों वही सेम चीज़ें पढ़ रहे होते हो। केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं तुम्हें सिलेबस दिखा देती हूँ एंड तुम्हें क्या क्या चीज़ें कॉमन मिलेंगी वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस कर रही होंगी। तो ओके, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 ईयर प्रोग्राम BSc लाइफ साइंस का सिलेबस है, इसमें तुम तीनों चीज़ें पढ़े होगे, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। 4 ईयर प्रोग्राम में देखो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हो रही होंगी, सिलेबस इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लास्ट ईयर में तुम्हें स्पेसिफिक पढ़ के उसमें ऑनर्स की डिग्री मिल रही होगी, उसका सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में देखो तुम क्या पढ़ते हो, बॉटनी में तुम पढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी सेम तुम्हारा जो तुम प्लांट किंगडम है 11th क्लास का चैप्टर, सब कुछ वही होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो ये चीज़ें तुम्हारी कॉमन है प्लांट किंगडम के साथ। तो नीट का भी मैनेज हो जाएगा इसमें बायो का। नेक्स्ट जूलॉजी के अगर देखो तो बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स वाली, तो पूरी एनिमल किंगडम तुम पढ़ोगे यहाँ पे, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, सारा सब कुछ वही है, थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल्स ज़्यादा हो जाएंगे और लैब फाइल तो होगी यहाँ पे भी। नेक्स्ट केमिस्ट्री में तुम्हारा आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर तुमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ा है, सेम केमिस्ट्री तो पूरी ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है तुम्हें, बहुत ही थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रिएक्शन मिलेगी, बाकी सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। तो मैं तुम्हें बताऊंगी आगे तुम्हें पढ़ना कैसे होगा इसको। GOC है, GOC भी पढ़ा है एंड हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्टिंग वाला पोर्शन, एल्केन एल्कीन्स पढ़ोगे इसमें। EVS काफ़ी ईजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, EVS तो ऐसे ही तुम बिना पढ़े भी निकाल लोगे पेपर। नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में तुम्हारा आएगा बॉटनी में प्लांट इकोलॉजी। इकोलॉजी तो तुमने पढ़ी है 12th में लास्ट में, पूरी सब कुछ वही है। टैक्सोनॉमी तुम्हारा यहाँ पे नेमिंग हो जाएगा थोड़ी, तो नेमिंग एज सच तुमने इतनी डिटेल नहीं पढ़ी होती है, बट यहाँ पे तुम थोड़ी सी चीज़ें टैक्सोनॉमी में पढ़ रहे होगे, बाकी ईजी होता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट जूलॉजी में सेकेंड सेमेस्टर में तुम पढ़ोगे कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी एक्चुअली वही है जो तुम डाइजेशन एक्सक्रीशन पढ़ते हो, बट कंपैरिजन, वर्टिब्रेट्स में सबका कंपैरिजन पढ़ते हो यहाँ पे। डेप बायो तुम्हारी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ही होती है, बट थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं यहाँ पे, बाकी ज़्यादातर एक पोर्शन तुम वही रिप्रोडक्शन वाला पढ़ रहे होते हो जो तुम 12th क्लास में पढ़ते हो। केमिस्ट्री में तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स पूरा तुम्हारा 12th का सिलेबस 11th का जो है सेम होता है, इक्विलिब्रियम वाला भी पूरा वही होगा, क्योंकि 11th में भी तुम देखते ही हो कि कितना डिफिकल्ट है वो वाला पोर्शन, तो हाँ वही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे इसमें। फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा इसमें, जो केमिस्ट्री में तुमने अल्कोहल फिनॉल पढ़ा था वो चीज़ें तुम इसमें पढ़ रहे होगे। बाकी ये एक एक्स्ट्रा होता है जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है जो तुम ऐसे ही पास कर लोगे बिना पढ़े। थर्ड सेमेस्टर में आ जाए तो थर्ड सेमेस्टर में तुम पढ़ रहे होगे प्लांट एनाटॉमी, पढ़ा हुआ है तुमने प्लांट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के बाद वाला चैप्टर, तो इसमें वही स्टेम की स्लाइड्स वगैरह तुम स्लाइड्स वगैरह बना रहे होगे, देख रहे होगे, एंड वही थ्योरी सेम होती है। एम्ब्रियोलॉजी में तुम्हारा जो 11th क्लास का सेकेंड चैप्टर था रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, वो सारी चीज़ें इसमें तुम कवर करोगे। जूलॉजी में अगर देखो तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी,
ये आ जाएगी तुम्हारी, तो सेम कॉमन सिलेबस 11th का ह्यूमन फिजियो। बायोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे ग्लूकोजेनेसिस सब कुछ पूरा पोर्शन। तो ये तुम्हारा जो बाकी तुमने जो जितनी भी साइकिल्स पढ़ी हैं, TCA साइकिल, यूरिया साइकिल, वो सब कुछ बायोकेमिस्ट्री में तुम कवर कर रहे होगे। तो ये भी पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हें मज़ा आएगी इसको पढ़ के, और तुम्हारे नीट के सिलेबस के साथ भी अलाइन हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, बट हाँ नीट में भी आता ही है, तो यहाँ तक भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट थर्ड केमिस्ट्री में अगर देखो तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी आपकी क्लास 11th-12th वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कंडक्टेंस में भी वही सब कुछ आ जाता है। देन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अब यहाँ तक आपने फिनॉल तक पढ़ लिया था, तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ रिएक्शन, एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा होंगी जो आपने पढ़ी होंगी 11th-12th में, बाकी उसमें भी आप डिटेल में कैनिज़ारो, एल्डोल कंडेंसेशन, वो सारी सब कुछ सेम होती हैं। तो आराम से केमिस्ट्री का पेपर तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो BSc तो आराम से हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड आप जब इसके लिए पढ़ोगे ना, थोड़ा जब आप थ्योरी के पेपर के लिए पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आती हैं, तो नीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देन एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जो आपको हर एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आप एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं होती है, हमारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ग्रीन केमिस्ट्री है, तो ग्रीन केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि ग्रीन मैथड्स क्या हैं, हमें केमिकल रिएक्शन को कैसे हम सेफ़र बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इसमें। अब अगर आप 5th-4th सेमेस्टर में आ जाओ तो यहाँ पे आप पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी, वही सेम है 11th की जो आपकी ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट से लेके फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, देन उसके बाद आपका जो आता है मिनरल न्यूट्रिशन, वो सारा सब कुछ इसमें प्लांट फिजियो में आ जाएगा, वही सब कुछ आ जाएगा। फिर जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स आपने पढ़ रखी है, थोड़ा लिंकेज जो आप पढ़ते हो ना, तो लिंकेज को आप डिटेल में यहाँ पढ़ोगे, मतलब उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं, आपने किए भी होंगे, अगर आप थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ रहे होगे नीट के लिए तो आपने लिंकेज पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है। पेडिग्री तो हमें इतने अच्छे से बताई ना, मैं तो किसी की भी पेडिग्री बना के उसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो ये चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे होगे तुम, तो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे तुम्हारे नीट के एग्ज़ाम के लिए भी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी तुम सेम चीज़ें, वही थ्योरीज पढ़ रहे होते हो, बस यहाँ पे आप हॉर्स की फाइलोजेनी थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ते हो, आप वहाँ पे ह्यूमन पढ़ते हो, यहाँ पे हॉर्स पढ़ना पड़ता है, तो ये भी अच्छा ही है क्योंकि हॉर्स भी एक पोर्शन है ही नीट के लिए, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। देन केमिस्ट्री की बात करूँ तो सेम वही एस ब्लॉक प्री ब्लॉक पूरा सेम है, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। NCERT उठाओ, उसको पढ़ लेना, सारी आपको सल्फेट वगैरह सब कुछ, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फेट, ऑक्सो एसिड, सब कुछ वही है। अभी हमने इसका एग्ज़ाम दे के आई हूँ मैं, तो मैंने तो NCERT खोली थी इसके लिए, तुम भी वही खोल के आराम से पेपर निकाल सकते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर सेम पूरा है, केमिकल काइनेटिक्स भी सब कुछ वही होती है, ठीक है। एक दो जो डेरिवेशंस आती है उसको आराम से तुम्हारी पास्ट ईयर आएगी, उससे पढ़ लेना, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ज़ूलॉजी का एक होता है आपका एडिशनल, जैसे मैंने बताया हर उसमें होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे एपीकल्चर, तो एपीकल्चर भी काफ़ी अच्छा है, आपको वहाँ पे भी ले जाएंगे, दिल्ली में IARI है, तो वहाँ पे एपीकल्चर की चीज़ें दिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, अच्छा सब्जेक्ट है, तो 20 का अच्छा पोर्शन कवर होता है। देन आपका 5th सेमेस्टर, तो इसमें आपकी सेल आ जाएगी, सेल चैप्टर आपने पढ़ा है 11th में है, तो ये भी कॉमन हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कॉमन हो गई, जेनेटिक्स के बाद वाला चैप्टर। बायोटेक फेवरेट चैप्टर, बायोटेक भी कवर हो गया आपका नीट के से। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा सेम है, यहाँ पे थोड़ी अब एक्स्ट्रा चीज़ें, क्वांटम केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हो आप, स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा नया हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ब्लड टेस्ट वगैरह करना सिखाते हैं आपको इसमें, एंड मेडिकल के इक्विपमेंट्स वगैरह आपको हैंडल करना एंड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो ये इंटरेस्टिंग पोर्शन है, आपके मेडिकल फील्ड से भी मैच करेगा। तो या देन आपका आता है 6th सेमेस्टर में इकोनॉमिक बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब बॉटनी में आप वही पढ़ोगे सेम चीज़ें, तो बायोटेक फिर से कॉमन पोर्शन, इम्यूनोलॉजी सेम पोर्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आप पढ़ते हो, इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे आप, एंटीबायोटिक्स एंड वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, UV, IR, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड ये ख़त्म होता है आपका पूरा BSc का सिलेबस। तो आप देख रहे हो, आपको कुछ भी ऐसा लगा जो नया है, जो आपने नहीं सुना है एंड नहीं कर पाओगे, तो देख रहे हो कितना इजी होता है। अगर तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, और अगर नीट के लिए आप थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करोगे, ऑफ कोर्स कॉलेज के साथ तो तुम ऑफलाइन जा नहीं सकते हो, तो आप बैच वगैरह लेके ऑनलाइन प्रिपेयर करना उसके लिए,
कॉलेज जाना और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इतने में ही, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत। तो यहाँ से तुम्हें बीएससी लाइफ साइंसेस का सिलेबस देख के एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि तुम्हें लाइफ साइंसेस पे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराम से ईजिली मैनेज कर सकते हो बीएससी नीट के साथ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो नीट में पढ़ा है सेम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बाकी एज सच कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पेपर निकाल लोगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या टाइम टेबल होता है, कैसी क्लासेस होती हैं, कब से कब तक होती हैं, तो इसे मैं तुम्हें अपना पर्सनल मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है, ये 4th सेमेस्टर का, ये मेरा खुद का टाइम टेबल है। तो ये 4th सेमेस्टर का है, तो ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही टाइम टेबल लग रहा होता है। तो तुम यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्लास मेरी 8:30 से 9:30 होती है मंडे को, देन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक, फिर तुम मान सकते हो यहाँ पे 11 से 1, तो एक घंटे की, मतलब 2 घंटे की जेनेटिक्स की क्लास है, मतलब ज़ूलॉजी। देन यहाँ पे 1 से 5 तक तुम्हारी एक लैब, फर्स्ट लैब है तुम्हारी जेनेटिक्स की, मतलब ज़ूलॉजी की लैब है तुम्हारी मंडे को, फर्स्ट लैब है जो कि 4 घंटे की है। नेक्स्ट तुम ट्यूसडे को देखो, एक तुम्हारी थ्योरी की क्लास है जो कि बॉटनी की थ्योरी की क्लास है, एंड उसके बाद बॉटनी का प्रैक्टिकल जो अगेन 4 घंटे का होगा। तो तुम देख रहे हो हर दिन 1 से 2 थ्योरी की क्लास लग रही हैं, एंड फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल तो ज़रूर है। नेक्स्ट डे तुम्हारा वेडनेसडे को भी एक बॉटनी की क्लास है, देन यहाँ पे 4 घंटे का एडिशनल जो तुम्हारा एक होता है, सेक हो गया, एपिकल्चर हो जाएगा, इसमें ग्रीन केमिस्ट्री हो जाएगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, उसका एक प्रैक्टिकल लग रहा होगा। अब यहाँ पे तुम थर्सडे को देख सकते हो, तुम्हें थर्सडे को कोई लैब नहीं है, सिर्फ थ्योरी की क्लासेस हैं। 2 क्लासेस तुम्हारी इनऑर्गेनिक की, 2 तुम्हारी ऑर्गेनिक की क्लासेस 2-2 घंटे की, एंड फिर लास्ट में तुम्हारा एक कोई भी क्लासेस लगा दिया इन्होंने। तो ऐसा ही होगा कि मतलब अगर एक दिन प्रैक्टिकल नहीं है तो उस दिन तुम्हारी कम से कम 4 से 5 घंटे थ्योरी की क्लासेस ही लगेंगी। फ्राइडे को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का लैब होता था हमारा, तो ये टाइम टेबल वेरी कर सकता है हर सेमेस्टर वाइज। तो एक केमिस्ट्री का लैब जो तुम्हारे 4 घंटे का होगा, मॉर्निंग 8:30 से 1 तक, 4 से 5 घंटे आई गेस। देन सैटरडे को भी हमारे कॉलेज में क्लासेस लगती थी, बट कुछ कॉलेजेस में सैटरडे ऑफ होता है, तो ये डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ पे भी दो थ्योरी की क्लासेस, दोनों यहाँ पे दोनों थ्योरी की क्लासेस हैं 2 घंटे की, मतलब 4 घंटे की सैटरडे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपकी हर वीक में 4 प्रैक्टिकल होंगे एंड बाकी बची 1-2 क्लासेस थ्योरी की। तो तुम अब कैसे मैनेज करना है, देखो तुम थ्योरी की क्लासेस मिस कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो मिस थोड़ा बहुत कर लो, बट 1-2 दिन आ जाया करो वीकली। बाकी प्रैक्टिकल तुम लगा सकते हो, ऑल्टरनेट डेज लगा सकते हो, बट ट्राई करना कि प्रैक्टिकल मिस मत करना। अब टाइम टेबल से तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे टाइम मैनेज करना है। हर दिन तो 5 बजे तक नहीं है, देखो 3 दिन 5 बजे तक है, बाकी दिन तुम जल्दी ही छूट रहोगे। बट ऑलमोस्ट तुम समझ सकते हो यहाँ से कि तुम्हें कॉलेज में 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे। देखो तो ये पूरा सिनेरियो होता है बीएससी लाइफ साइंसेस का नीट के साथ। तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्या अब तुम मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 4 घंटे की क्लासेस देनी है तुम्हें, इसके बाद तुम्हें फाइल बनानी है 2 घंटे, उसमें निकाल लो, तो 6 घंटे तुम दिन के ऐसे ही अपने माइनस कर लो। बाकी जो बचा टाइम है उसमें तुम आराम से नीट की प्रिपरेशन करो। एंड फिर अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर ज़रूर पार्शियल ड्रॉप के लिए जाओ। एंड यहाँ ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, अगर तुमने एक बार भी लेक्चर लगाना, अगर 2 ड्रॉप तुमने लिए हैं तो आई होप सो कि तुमने नोट्स बनाए होंगे एंड लेक्चर लगाए होंगे ज़रूर। वापस से लेक्चर मत लगाओ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और तुम पार्शियल ड्रॉप अगर ले रहे हो तो फिर से अगर तुम लेक्चर लगाने बैठ गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉलेज के साथ, क्योंकि 6 घंटे की तो तुम्हारी क्लासेस ही होती हैं बैच में, तो तुम स्किप कर सकते हो। तुम नोट्स डायरेक्ट पढ़ो, जो भी लेक्चर तुमने जो भी बैच लिया है उसके नोट्स देखो। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो देख लो सिंपली, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो 6 घंटे अगर तुम दिन में से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो, बाकी बचे घंटे में तुम नीट के लिए अपना पूरा टाइम दे सकते हो एंड क्लियर किया जा सकता है। यार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बीएससी के साथ क्लियर किया हुआ है। तो अब ये डिसीजन तुम्हारा है, कैसे करना है, कैसे मैनेज होगा, कैसे टाइम मैनेज करोगे। गाइस अब तुम मेरा मत देखने लग जाना कि दी आपका तो क्लियर नहीं हुआ, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ किया। तो देखो मेरे साथ क्या मिस्टेक थी, एंड ये एडवाइस मैं तुम लोग को भी देना चाहती हूँ। तुम ना जस्ट 12th के बाद पार्शियल ड्रॉप की मत सोचना। जस्ट 12 जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 12th में नीट दिया था एंड 12th के साथ उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया एंड उसमें मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया। तो देखो अगर तुमने जस्ट 12 दिया है तो तुम मत ज्वाइन करो, कोई भी कोर्सेज मत ज्वाइन करो। 1 साल तुम अपने आप को आराम से दो, तुम उसमें पूरे अपने वीडियोस लेक्चर कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ। अब तुम यू आर नॉट वेरी श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तुम कॉलेज ज्वाइन करके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब इसीलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ जिन्होंने 1 ड्रॉप ऑलरेडी ले चुका है पूरा कंप्लीट, जिन्होंने 2 ड्रॉप लिए हैं, उनके लिए सिर्फ ये एडवाइस है कि तुम पार्शियल ड्रॉप लो, क्योंकि तुमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर तुमने इन 2 ड्रॉप में भी लेक्चर्स नहीं कंप्लीट किया, आई वोंट सजेस्ट कि तुम पार्शियल ड्रॉप के लिए जाओ, या तो तुम अपनी कंप्लीट फील्ड चेंज कर दो, फिर तुम लाइफ साइंसेस के बजाय और भी कोई स्कोप्स देख सकते हो, अप्लाइड के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो,
जोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो। बट अगर पार्शियल ड्रॉप के लिए सोच रहे हो ना, तो 1-2 ड्रॉप अगर तुमने पहले भी लिया है और लेक्चर कंप्लीट किया तभी आना है इसमें। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तभी तुम मैनेज कर पाओगे कॉलेज के साथ, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा एक लेक्चर वाला चीज़ डन होगा, नोट्स होंगे तुम्हारे पास, सब कुछ होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बस तुम्हारा रह जाएगा जो तुम्हें उस पर फोकस करना होगा। एंड ऑल्सो एक वन सजेशन तुम लोगों को, वहाँ कॉलेज में जाके ना सबको गा मत आना कि मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया है। इस कीप इट अपने तक ही, इवन अपने फ्रेंड को भी नहीं बताना है कि तुम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। एंड प्रोफेसर्स वगैरह को वरना पता लग जाता है ना, तो फिर अगर तुम्हारा थोड़ा भी असाइनमेंट में डिले होगा या प्रोजेक्ट्स में डिले होगा, प्रेजेंटेशन नहीं आई, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें तुम्हारी नीट वाली चीज़ें फिर प्रोफेसर को लगेगा नीट की वजह से हो रहा है, फिर तुम्हें फालतू में वो सुनाएंगे। तो प्लीज़ ये सब मत करना, किसी को मत बताना कि नीट के लिए प्रिपेयर करो, अपने तक रखना, अपने से प्रिपरेशन करना। एंड या ऑल्सो देखो, तुम जिस जगह जा रहे हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी केस की बात बताती हूँ, तो मैं अपनी सिचुएशन की, मैं जब गई हुई थी मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जितने भी मेरे क्लास में स्टूडेंट थे 90% का ड्रीम था कि उन्हें BSc लाइफ साइंसेज मिरांडा हाउस से करनी है, जिससे वो अपने रिसर्च फील्ड में जा सके। तो तुम समझ रहे हो कि तुम एक ऐसे क्लास में बैठोगे जहाँ पे 90% स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम ही नहीं दिया होगा, उनका ये ड्रीम था। तो अब वो अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उन माइनर टेस्ट में जो भी उनका टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट में बहुत अच्छे से वो देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेके कंपटीशन में मत आ जाना उसमें कि तुम्हें भी अच्छा करना है कॉलेज एग्जाम एंड कॉलेज उसमें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अगर नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप लिए हो तो कॉलेज को जस्ट ऐसे ठीक है 8+ CGPA आ जाए, मैनेज हो जाए, बस ऐसे देखना है कॉलेज को। बाकी अपना मेन फोकस अपने नीट के एग्ज़ाम पे देना है। थोड़ा सा तुम्हें देखने को मिलेगा कॉलेज, थोड़ा अलग ही माहौल होगा। बाकी एज सच बहुत ज़्यादा हाइप है, थोड़ी ज़्यादा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इतना भी कुछ नहीं हो रहा होता, नॉर्मली चीज़ें होती हैं। बट हाँ, स्टूडेंट्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे वहाँ पे। तो या दैट्स इट, ये सारी चीज़ें थी, कुछ ज़्यादा ही मैंने इंसाइट्स दे दी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बट आई होप ये हेल्पफुल होगी, क्योंकि सेम चीज़ें मैं भी ढूंढ रही थी। मुझे कोई सिलेबस बता दो, मुझे कोई अच्छे से गाइड कर दो, क्या करूँ कैसे करूँ। जो मेरे क्वेश्चंस थे ना उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं। अगर फिर भी कुछ भी रह रहा है, तो मेरा कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। मैं वीडियो बना के तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। या दैट्स इट, बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।